नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आजकल लगातार स्पेशल बेल के ऊपर चर्चा हो रही है। विशेष जमानत, जिन लोगों को देखिए वही कोर्ट में बड़े वकीलों के साथ सेटिंग करते हैं, जज साहब के पास जाते हैं और बड़े से बड़े मामले पर जमानत लेकर बाहर चले आते हैं, जिसमें से कभी कभी तो ऐसा होता है कि किसी जमानत के ऊपर विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि फिर जज साहब की परेशानियां बढ़ जाती है। और ऐसे ही मामले अभी 15 दिनों के अंदर 2 आए हैं और 2 जजों की परेशानी इतनी बड़ी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट तक में हड़कंप मचा हुआ है, परेशान है। और बार बार यह सवाल उठाया जा रहा है, क्या पॉलिटिकल प्रेशर या फिर वकीलों का प्रेशर या सोसाइटी का प्रेशर, कौन सा प्रेशर जुडिशियरी के ऊपर चलता है और किस दबाव में जज होते हैं जिसके कारण ऐसे फैसले दिए जा रहे हैं। इसी बात की चर्चा करते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ ने भी ऑक्सफोर्ड यूनियन की एक मीटिंग के दौरान कहा, सवाल उनसे भी पूछा गया कि क्या भारत में जजों के ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर है, तो उन्होंने तो अपने तरीके से खुद को बचाने के लिए कह दिया कि मेरे 24 साल के कैरियर में आज तक तो ऐसा नहीं हुआ कि मेरे ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर हो और उस प्रेशर में हमने फैसला दिया हो। उन्होंने साफ तौर पर इस बात से कन्नी काट ली कि राजनीतिक दबाव तो नहीं होता, हम जितने फैसले देते हैं उसमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं रहता है। लेकिन सीजेआई चंद्रचूड़ कुछ बातों में थोड़े फंसते नजर आए और उसमें यह बात कही गई कि क्या सामाजिक दबाव होता है, यानी सोसाइटी का प्रेशर होता है जजों के ऊपर, तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट तरीके से नहीं बताया और कन्नी काटते हुए कह दिया समाज का दबाव तो होता है, जो चल रही है चीजें उसका दबाव तो होता है और इस दबाव में जज भी आ जाते हैं। इस बात का उदाहरण है, उन्होंने उदाहरण दिया नहीं लेकिन आप समझ सकते हैं इस बात का कई उदाहरण है और उसमें सोशल, पॉलिटिकल और एडवोकेट का प्रेशर, ये तीनों शामिल दिखाई पड़ेगा जो स्पेशल बेल ग्रांट की गई 2 बड़े नेताओं को। पहला मामला तो अरविंद केजरीवाल से ही शुरू हुआ। अरविंद केजरीवाल का मुकदमा राव जेवेन्यू कोर्ट में और वैकेशन जज न्याय बिंदु उस मामले को देख रहे थे। बेल की चर्चा चली और फिर वकील भी कोई छोटे मोटे नहीं, इसलिए बात कर रहे हैं पॉलिटिकल, सोशल और उसके बाद एडवोकेट का प्रेशर का। इस मामले को देखिए, जज न्याय बिंदु के हाथों में यह फैसला लेना था कि क्या इसमें केजरीवाल को जमानत दी जाए या फिर जमानत रद्द कर दी जाए, क्योंकि यह जमानत की बात है। इससे पहले जो न्याय बिंदु ने ही एक फैसला दिया था जिसमें अरविंद केजरीवाल की हिरासत की बात की गई थी कि आगे केजरीवाल की ईडी की हिरासत बढ़ाई जाए। उन्होंने सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल की ईडी की हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी, लेकिन उसमें उस समय इनके अंदर कंफ्यूजन इस बात का नहीं था कि हिरासत बढ़ाई जानी चाहिए या नहीं। लेकिन जैसे ही जमानत की बात हुई, बेल की चर्चा हुई और अभिषेक मनु सिंघवी, इतने बड़े वकील, विक्रम चौधरी, ये दोनों बड़े वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ते हैं और उस समय राव जेवेन्यू के निचली अदालत में पहुंच गए। न्याय बिंदु जो जज थी, उनको लगने लगा कि ये दोनों बड़े वकील सामने खड़े हैं, कौन कौन से दबाव हमें झेलना पड़ेगा। और उस दबाव में इन लोगों ने ऐसे पूरे कॉन्स्पिरेसी की कि वो कंफ्यूज हो गई कि बेल पर तुरंत फैसला देना है या नहीं। अब ये बेल पर फैसला देना है या नहीं, बेल के फैसले को सुरक्षित रखना है, इस बात पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सुरक्षित रखने के पहले क्या क्या हुआ, इन लोगों को अभी वो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चल सकता है कि क्या सुरक्षित रखा गया फैसला, तो उस बीच कुछ मुलाकातें हुई, कुछ बात हुई, या फिर कुछ समय के अंदर ही, यानी कि 24 घंटे के अंदर कोई नया खेल हो गया। क्योंकि 24 घंटे पहले तो यही जज न्याय बिंदु ने अरविंद केजरीवाल की हिरासत बढ़ाई थी। अगर उनके दिमाग में यह बात होती कि मेरे ही बेंच में पहले ईडी की हिरासत बढ़ाने के लिए एप्लीकेशन दिया गया और फिर
एक याचिका दायर की गई किस बात के लिए कि जमानत देना है। अगर उनके दिमाग में ये दोनों केसेस साथ में होते तो क्या हिरासत देने से पहले ही वो इस पर विचार नहीं करती कि ईडी की कस्टडी 3 जुलाई तक क्यों दे? हम अगले दिन जमानत पर फैसला देने वाले हैं और उसके बाद यह तय होगा कि हिरासत बढ़ाई जाए या नहीं। लेकिन इस पर उनके अंदर कोई विचार नहीं आया, सीधे 3 जुलाई तक हिरासत को बढ़ा दिया। लेकिन अगले दिन, यानी कि यह कहा जा रहा है 24 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि 3 जुलाई तक जिसे हिरासत में रखना था उसे आनन फानन में छोड़ने का फैसला दे दिया गया और सारे नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाकर सवाल यहां से पैदा हुआ। और जब हाई कोर्ट में यही मामला गया, हाई कोर्ट ने बेल पर स्टे लगा दिया और उसके बाद इनके एक एक फैसले के अलग अलग पैरा को निकाल निकाल कर जज न्याय बिंदु के खिलाफ फैसले दिए, तो यह सवाल और गहरा हो गया कि यह स्पेशल बेल था। और इसमें सबसे पहला जो प्रेशर था वो पॉलिटिकल प्रेशर था और पॉलिटिकल प्रेशर में पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी शामिल होते हैं। हो सकता है इन लोगों को भी ऑफर दिया गया हो सकता है उन्हें लगता होगा ये निचली अदालत से अभी हाई कोर्ट तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति तो कॉलेजियम के तहत होती है। इसलिए इससे तो आसान हो जाता है राज्यसभा में जाना। और पॉलिटिकल प्रेशर इस बात पर भी होगा कि एक मुख्यमंत्री जेल के अंदर हैं, क्यों ना इनको बेल देकर अचानक से पूरी स्थितियों को बदलने की कोशिश करें। आम आदमी पार्टी के अंदर तो खुशी मनाई जाएगी और इन लोगों का संरक्षण भी हमें मिलेगा, चाहे सोशल मीडिया हो या फिर ग्राउंड पर हो। यही पॉलिटिकल प्रेशर भी हो सकता है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी हो सकता है। दूसरी बात, पॉलिटिकल के अलावा सोशल प्रेशर की जो बात है, यह सोशल प्रेशर यही होता है, यह भी पॉलिटिक्स का ही एक हिस्सा है। क्योंकि अगर हजारों लोग सड़कों पर उतरेंगे और बार बार ये कहेंगे कि केजरीवाल को फंसाया जा रहा है, तो जज साहब जो कि कुर्सी पर बैठे हैं वो भी अखबार पढ़ते हैं, वो भी टीवी देखते हैं, वो भी न्यूज चैनल को देखते हैं। और ये जो सोशल प्रेशर है जिसकी चर्चा सीजेआई चंद्रचूड़ ने की थी, वो सोशल प्रेशर पॉलिटिक्स के माध्यम से किया जाता है और उससे तो जज प्रभावित होने लगे हैं। तीसरी बात, जो कि एडवोकेट का प्रेशर, जहां अभिषेक मनु सिंघवी की बात आती है, ये बड़े कांग्रेस के नेता, ये तो ऐसे नेता हैं जिन्होंने जजों की नियुक्ति के लिए क्या क्या कारनामे किए हैं। ये सोशल मीडिया पर भी आया था, इनका स्टिंग ऑपरेशन हुआ था और एक महिला वकील को महिला जज बनाने के लिए इन्होंने जो कारनामे किए थे उसकी चर्चा अब भी होती है। लेकिन बड़े वकील हैं, बड़े जजों के साथ इनके अच्छे ताल्लुकात हैं और फिर पॉलिटिक्स में भी देखा जाए राज्यसभा सांसद रहते हैं, तो इनके ऊपर कितना सवाल उठेगा। कुछ ऐसा ही एक प्रेशर क्रिएट हुआ हेमंत सोरेन के जमानत में, वहां भी ऐसी ही बातें थी। हेमंत सोरेन के मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ही उनका मामला भी दर्ज है। 8.5 एकड़ जमीन हड़प लिया इन्होंने, 31 करोड़ रुपए उस पूरे जमीन के बताए गए हैं कीमत, और उसकी कुर्की भी हो चुकी है, सारे एविडेंस हैं, चार्जशीट दायर किया जा चुका है, आरोपी भी है। लेकिन फिर भी वहां पर जो झारखंड के हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई, 13 जून तक सुनवाई चली, फैसला सुरक्षित रख लिया गया और फिर वहां पर जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय जो कि हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के जज थे, जिसमें हेमंत सोरेन की सुनवाई हो रही थी। और उसके बाद 13 जून को फैसला सुरक्षित रख लिया गया। फैसला सुरक्षित हो गया तो अब क्या क्या सोच रहे थे, किन लोगों से बात कर रहे थे, किस तरह के दबाव का सामना कर रहे थे, ये तो वही बता सकते हैं, या अगर जांच हो तो पता चल सकता है। लेकिन उनके तरफ से अगर देखा जाए तो 13 जून का फैसला सुरक्षित रखा गया। और इस मामले में वकील कौन? कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल अभी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, बड़े वकील हैं, जजों के साथ उठना बैठना उनका भी है, कानून मंत्री भी रह चुके हैं केंद्र में और अभी राज्यसभा के सांसद भी हैं। तो ऐसे में ये कोई छोटे मोटे पर्सनालिटी नहीं है। लेकिन इस बीच वो थोड़े ज्यादा परेशान नजर आ रहे थे 13 जून के बाद, जबकि
जमानत पर फैसला नहीं हुई थी हेमंत सोरेन को और फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। 22 जून को कपिल सिब्बल पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और इस परेशानी में वो मीडिया में एक बयान जारी करते हैं कि कैसा सिलेक्टिव तरीके से जमानत दी जा रही है। कर्नाटक हाई कोर्ट है जो बीएस येदियुरप्पा को जमानत दे देती है गिरफ्तारी से पहले ही, और वहां हाई कोर्ट के जज कहते हैं कि ये कोई टॉम डिक एंड हैरी नहीं है। बीएस येदियुरप्पा पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इनको पॉक्सो एक्ट के तहत तुरंत गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, इन्वेस्टिगेशन कीजिए। ये अलग बात है, इन्वेस्टिगेशन में सबूत मिलेंगे फिर आप गिरफ्तार कर सकते हैं, चार्जशीट दायर कीजिए। लेकिन गिरफ्तारी से जमानत मिल गई, जबकि केजरीवाल और हेमंत सोरेन, उनका सारा जोर हेमंत सोरेन के ऊपर था कि हेमंत सोरेन तो टॉम डिक एंड हैरी हैं, इनको तो जमानत ही नहीं दी जा रही है, इन लोगों का मामला अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। जिस तरह से येदियुरप्पा पूर्व मुख्यमंत्री, उसी तरीके से ये भी हेमंत सोरेन भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो इनको क्या टॉम डिक एंड हैरी समझ लिया गया है। ये 22 जून को आता है कपिल सिब्बल का स्टेटमेंट, उसके बाद फिर 28 जून को फैसला आता है, एक फैसला यानी कि हेमंत सोरेन की जमानत के ऊपर, यानी फैसला सुरक्षित रखने के 15 दिन के बाद यह फैसला आता है कि हेमंत सोरेन को जमानत दे दी जाती है और बेल ग्रांटेड 50-50 हजार के 2 मुचलके पर। जिस व्यक्ति के यहां कुर्की जब्ती हुआ है 31 करोड़ का, मुचलका 1 लाख का, लेकिन फिर भी वो बात अलग है। जब केजरीवाल को जमानत मिली थी निचली अदालत से, यानी कि जज न्याय बिंदु ने दिया था, तो एक सवाल हाई कोर्ट में भी पूछा गया था, क्योंकि इसमें पीएमएलए के सेक्शन 45 का जिक्र किया गया, सेक्शन 70 का जिक्र किया गया, और इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अगर आरोपी को या आरोपी के खिलाफ जो सबूत है उससे जज को जब तक ये नहीं लगता कि ये प्राइमा फेसी ये दोषी नहीं हो सकते, यानी आरोप मुक्त हो सकते हैं, तब तक वो जमानत नहीं दे सकते। ये हाई कोर्ट यानी दिल्ली की हाई कोर्ट में भी कहा गया था। तो ऐसे में अब उनके पास समय था कि इस पूरे मामले को देख सकें, कंट्रोवर्सी पीएमएलए को तहत है वो भी देख सकें, जमानत देना है तो एक फुल प्रूफ प्लान बनाना पड़ेगा। 15 दिन में सोच विचार हुआ और कपिल सिब्बल का बयान आया, कपिल सिब्बल का दबाव, सोसाइटी का दबाव, पॉलिटिक्स का दबाव, और फिर ये दबाव बेल में तब्दील हो गया, जिसे स्पेशल बेल कहते हैं। और उसके बाद जब जिस तरीके से ईडी ने कहा कि 24 घंटे का स्टे चाहिए हमें बेल के ऊपर, इन लोगों ने माना नहीं, सीधे कह दिया अब तो इन्हें बाहर निकलना चाहिए। हालांकि ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, लेकिन फिर भी हेमंत सोरेन के जमानत में भी जज ने सीधे तौर पर कह दिया कि जो सबूत हैं उसके आधार पर लगता नहीं है कि सीधे तौर पर हेमंत सोरेन इसमें इन्वॉल्व है। अब सीधे तौर पर हेमंत सोरेन इन्वॉल्व नहीं है, इसके सबूत तो जज साहब के पास नहीं है, क्योंकि हेमंत सोरेन के नाम से जमीन, उनका फॉर्म, उन्होंने पैसे दिए, लेखपाल उसमें फंसा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर फंसा हुआ है, इन लोगों से कॉन्स्पिरेसी करके जमीन के फेरबदल किया गया, ये एग्रीकल्चर लैंड बनाया गया, फिर उसको कॉमर्शियल लैंड बनाया गया, ये सारी कॉन्स्पिरेसी का जिक्र किया गया है चार्जशीट के अंदर। लेकिन फिर भी जज साहब को लगता है हेमंत सोरेन तो निर्दोष हो सकते हैं, इसलिए जमानत दे दी जानी चाहिए। अब कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील जो कि दलाली के नए नए प्रतिमान गढ़ते हैं, और दूसरा जज न्याय बिंदु और जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय जैसे जज, इन लोगों ने जिस तरीके से फैसले दिए हैं और दिलवाए हैं, उससे सुप्रीम कोर्ट भी बदनाम हो गया है। जुडिशियरी पर से लोगों का जो विश्वास था वो धीरे धीरे और कमजोर हो रहा है, उठता जा रहा है, और फिर ये चर्चा इतनी तेज हो रही है कि अब लोग भी ये सवाल कर रहे हैं, सरकार के अंदर भी ये बात चल रही है, जुडिशियल रिफॉर्म जरूरी है, ये बेल के खेल पर रोक लगना चाहिए, और कानून का धज्जियां उड़ाकर ऐसे आप स्पेशल बेल नहीं दे सकते, स्पेशल स्टेटस किसी को नहीं मिल सकता, क्योंकि कानून की नजर में जब सब एक तरीके का है तो कटघरे में खड़ा हुआ व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति हो या मुख्यमंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री ही क्यों न हो, आपकी नजर एक तरीके की होनी चाहिए। स्पेशल बेल ग्रांट मत करो, नहीं तो फिर
जो बवाल होगा उसके बाद जुडिशियरी पूरी तरीके से ऐसे एक्सपोज हो जाएगी कि फिर इन लोगों को बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहे। धन्यवाद।